ओके जी। तो अगली बात बेटा क्या खींच रहे हैं फिर हम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है अभी हमने इसको वैसे डिस्कस किया था जनरल सा, अब थोड़ा डिटेल में यहाँ पे इस पे बेस आर्टिकल वाइज भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, देखते हैं बेटा। तो पहले हमने देखा कौन सी कॉम्बिनेशन, देखा नहीं, देखने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसकी भाई, सेल्स की, सेल्स की होगी। तो अगली बात होगी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लेते हैं जी अपने पास कितनी सेल्स हैं, n सेल्स हैं, n, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। किसके साथ कनेक्ट किया हमने, किसी एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ। सबकी ईएमएफ बेटा सेम है। कितनी सेल्स हैं, n सेल्स। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, आर आर आर। और ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर्किट में n आइडेंटिकल सेल्स, n सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सबके सेम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, R लगा हुआ है। ओके, अब ध्यान से सुनो कि पहली बात, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, n मैंने कोई उल्टी नहीं लगाई, आइडेंटिकल है ये, नेट ईएमएफ होगी NE, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया NR। देखो जी, ए आर 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 सारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं। तो नेट कितना आ गया, NR आ गया जी, नेट आ गया NR। ओके, अब अगली बात, नेट करंट ड्रॉन यानी I, ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है यार, नेट रेजिस्टेंस लिखा नहीं मैंने, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो बनेगा बेटा एक्सटर्नल तो अब लगा ही हुआ है ना, प्लस इंटरनल नेट कितना था, NR। सर्किट का नेट इंटरनल नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, R तो लगेगा प्लस NR हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया R प्लस NR। ये किसकी एक्सप्रेशन आ गई यार, जो हम यहां से करंट ड्रॉ करेंगे। इस कॉम्बिनेशन से कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं, NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR, NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। ओके, अब यहां पे कुछ नोट करने वाली बातें होंगी कि I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। ओके, है ही अपने पास I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R प्लस N इंटू R। अब यहां पे पहली बात मैंने बोली कि अगर, यानी इफ एक्सटर्नल रेजिस्टर इंटरनल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सारे 0.1 है, 4 सेल लगी हुई है यार, 4 सेल लगी हुई हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी n तो जनरल है ना, 4 सेल लगी हुई हैं, कंडीशन चेंज होती रहेगी। ये 0.1 है, अब ये तो 0.4 आया ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम का लगा हुआ है, अब 100 के कंपैरिजन में 0.4 कुछ नहीं होता, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना। सिचुएशन है कि एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है मच ग्रेटर देन इंटरनल है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम इग्नोर कर देंगे और ये बन जाएगा I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R, NE डिवाइडेड बाय R। ओके, अब यहां पे पॉइंट ये है कि अगर एक सेल होती, सिंगल सेल होती,
तो कितना करंट ड्रॉ होता, E बाय आर। मगर N सेल्स के लिए कितना करंट आ रहा है, N E बाय आर आ रहा है। तो फायदा हो रहा है सेल लगाकर। पूरी बात खत्म हो जाएगी ना, सारे नोट पॉइंट आ जाएंगे, तब पता लगेगा तुम्हें। तो फायदा मिल रहा है, एक सेल पे करंट E बाय आर था, N सेल पे N E बाय आर हो जाएगा, 2 सेल पे 2 E बाय आर, 3 पे 3 E बाय आर। ओके, इसको दोबारा बताते हैं, पहले अगली बात भी कर दूं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उल्टा हो जाता, आर मच लेस देन एन आर होता, मतलब इंटरनल बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल कम लगा हुआ है। इंटरनल सबका पुरानी होगी सेल, इंटरनल सबका 2-2 ओम है। अब 4 सेल लगी थी, 8 हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट्स में ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन का क्या है, सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना। तो बेटा अगर आर मच लेस देन एन आर है तो ये इग्नोर होगा, तो यहां से आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई डिवाइडेड बाय, ये इग्नोर हो गया। आर बहुत छोटा कर दिया ना, अगली कंडीशन ये है, ये इग्नोर किया तो नीचे एन आर हो गया, नीचे एन आर हो गया तो आई इक्वल टू ई बाय आर हो गया। अब बेटा एन सेल्स थी, एन सेल्स लगी हुई हैं, देखो सेल अभी भी एन नहीं है, रिजल्ट ई बाय आर आ गया, एन कट गया ना, एन कट गया। अब यहां पे पॉइंट ये है कि ऐसी वाली कंडीशन में जब एक्सटर्नल बहुत बड़ा है इंटरनल के कंपैरिजन में, सॉरी इंटरनल बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 सेल लगाने से, 3 सेल लगाने से, 4 सेल लगाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सिंगल सेल ने जो करंट देना है ना, वही 2 से आना है, वही 3 से आना है, वही 4 से आना है, यानी I इक्वल टू ई बाय आर ही आना है। यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने से आपको कोई फायदा ना, अगर एक सेल लगाओगे तो भी ई बाय, एन सेल लगाओगे तो भी ई बाय आर ही आएगा या आर ही आ जाएगा। ओके जी, सो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब फायदेमंद है, सीरीज कॉम्बिनेशन तब फायदेमंद है अगर एक्सटर्नल मच ग्रेटर देन इंटरनल हो जाए। अगर इंटरनल ज्यादा है तो एक ही सेल से काम चला लो, तब भी उतना ही करंट मिल जाएगा, एन सेल लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कंपैरेबल हो जाए तो ठीक है, वो ऐसे ही चलेगा, फिर जो भी आएगी सिचुएशन आएगी। ये 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले होते हैं। अगली बात, ओके जी, अगली बात देख लो भाई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज तुमने देख ली, अगली बात देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके जी, पैरेलल में मान लो अपने पास फिर वही बात, n आइडेंटिकल सेल्स हैं। आइडेंटिकल वाला केस पहले लेते हैं, अनआइडेंटिकल वाला आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये कितनी सेल्स हैं भाई, n आइडेंटिकल सेल्स हैं और सारी की सारी सेल तमीज से लगा रखी है। तमीज से मतलब सबके पॉजिटिव एक तरफ, सबके नेगेटिव एक तरफ, कोई बदतमीजी नहीं की गई है। क्योंकि अगर उल्टी सीधी सेल्स लगाओगे तो रिजल्ट्स फिर चेंज हो जाएंगे ना। अभी हम बदतमीजियों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सारी सेल्स तमीज से लगाई हुई हैं। ये ई है, ई है, ई है, ई है, सारी की सारी ई हैं, आइडेंटिकल हैं, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर हैं। ओके, ये सिचुएशन है। अब बेटा सारी तो आइडेंटिकल है, मैंने अभी तो बताया था कि आइडेंटिकल सेल वाले केस में अगर एक ई है, 2 ई है, 3 ई है, एन सेल्स है, सारी पैरेलल में लगा दोगे तो जो नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है वो तो रहेगी, नेट ईएमएफ रहेगी आपकी ई।
जो बच गया आर नेट। आर नेट कौन सा गाना आया है आर नेट का नया वाला, आर नेट। ओके, तो आर नेट कितना आएगा, आर 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 भैया 2 पैरेलल में हो तो r बाय 2, 3 पैरेलल में हो तो r बाय 3, n पैरेलल में हो तो r बाय n, तो आर नेट आ गया r बाय n। ओके जी, ई नेट आ गया e, आर नेट आ गया r बाय n। अब नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल भी लगाया हुआ है हमने, इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है पूरे सर्किट का बेटा, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है वो कितना था, R था, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया R प्लस R बाय N, ये हो गया R प्लस R डिवाइडेड बाय N हो गया। ओके, R प्लस R बाय N हो गया। देयरफॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, ओके, करंट ड्रॉन हो गया नेट ईएमएफ ई और नेट रेजिस्टेंस R प्लस R बाय N। ओके, ये हुआ आपका करंट। कुछ नहीं है, मजा सा है नहीं इसमें कोई ज्यादा, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन चलो करनी पड़ेगी। I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस एन हो गया। अब यहां पे भी वही 2 नोट पॉइंट है बच्चे। नोट पॉइंट पहला कि अगर एक्सटर्नल मच ग्रेटर देन इंटरनल है, दो केस करने हैं, एक्सटर्नल ज्यादा इंटरनल ज्यादा, तो एक्सटर्नल बेटा मच ग्रेटर देन इंटरनल है, आर मच ग्रेटर देन आर बाय एन है, तो ये इग्नोर हो जाएगा और आई इक्वल टू ई बाय आर हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा। यहां कोई एन वेन नहीं आया, यहां कोई एन वेन नहीं आया। कहने का मतलब अगर सिंगल सेल लगाते हो, सिंगल सेल, तो भी करंट ई बाय आर मिलेगा। 2 लगा दोगे, यहां एन है ही नहीं, तो भी करंट कितना मिलना है, ई बाय आर। 3 लगाओगे तो भी ई बाय आर। को फायदा ना ज्यादा सेल्स लगा देने का, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सिंगल सेल से भी ई बाय आर करंट ही मिलना था, एन सेल लगाई हुई है तो भी ई बाय आर ही मिला। अब दूसरा केस देखो कि अगर, ये नोट कर लेना ये वाली बात, लिखी नहीं बोर्ड पे कहीं, कि सिंगल सेल से भी उतने करंट मिलना है और एन सेल से भी उतने मिलना है। अपना हिसाब लगा लिया करो भाई, नोट्स पढ़ा करो, नोट कर लिया करो। अगली बात, अगर इंटरनल बहुत ज्यादा हो जाए, इंटरनल के सॉरी एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल ज्यादा हो गया, सिचुएशन हो सकती है। अगर इंटरनल ज्यादा हो जाएगा तो आर इग्नोर होगा, आर इग्नोर होगा तो I इक्वल टू, ये R इग्नोर हो गया, ये E बाय आर बाय एन हो गया, ये E बाय आर एन ऊपर चले गया, मतलब I इक्वल टू एन ई बाय आर आ गया। एन ई बाय आर आ गया, I किसके इक्वल आ गया, एन ई बाय आर। अब एन ई बाय आर आने का मतलब n टाइम्स एक सेल लगेगी तो करंट E बाय आर मिलेगा, 2 लगेंगी 2 E बाय आर मिलेगा, 3 मिलेंगी 3 E बाय आर, n लगेंगी तो n टाइम्स मिलेगा। यानी कि फायदा, दैट मीन्स फायदा, बेनिफिट्स। तो पॉइंट ये निकला कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में तब फायदा है जब एक्सटर्नल बड़ा हो, दोनों को मैच करो आपस में देखो, तब एक्सटर्नल बड़े वाले में एन टाइम बढ़ रहा था, इंटरनल ज्यादा होता है तब कोई फायदा नहीं। पैरेलल में इस केस में यानी एक्सटर्नल ज्यादा हो कोई फायदा नहीं। तो हमें देखना पड़ता है कि कब कौन सी कॉम्बिनेशन बेटा यूज की जाए, हमें चेक करना पड़ता है कब कौन सी कॉम्बिनेशन फायदेमंद है। अगर आपको करंट ज्यादा लेना है कॉम्बिनेशन से तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में क्या रिलेशन, अगर तो कंपेरेबल से है फिर तो देखो वो लगा लो दूसरे हिसाब से, लेकिन अगर इंटरनल बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है तो आप देख सकते हो कि सीरीज लगानी चाहिए कि पैरेलल लगानी चाहिए। अगर वो कंपेरेबल से है तो मिक्स कॉम्बिनेशन लगानी पड़ती है। तो अगला अपना टॉपिक है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको नोट करना बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट इज मिक्स्ड
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहीं पे कर देते हैं यार, मिक्स्ड वेजिटेबल ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अगली बात है जी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड वेजिटेबल नहीं भाई, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब मान लेते हैं बेटा हमने सेल्स को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगाना है, यानी कुछ सीरीज मिक्स्ड मतलब कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। मान लो अपने पास कुछ सेल्स हैं, टोटल सेल्स अपने पास n है, मान लो बड़ा n लेते हैं, टोटल सेल्स हैं n, ओके। इनमें से जी हमने 1 2 3 4 ऐसे कर कर n सेल्स सीरीज में लगाई हैं। मतलब एक लड़ी में कितनी सेल्स हैं? n सेल्स हैं, n। और ऐसी m लड़ियां आपस में पैरेलल में जोड़ दी, 1 2 3 4, और ऐसे कर कर कितनी सेल्स लगाई हैं जी हमने? m सेल्स, 1 2 3 4, इसमें तो भाई n से। बात को समझना भाई, ये सिचुएशन है, ओके जी। ये n है और इधर को कितनी है? m सच सेट्स, ऐसे m सेट्स हैं। तो भाई एक में कितनी है? n है कितने ये सेट? m। तो टोटल सेल्स जो है वो वैसे क्या बनेंगी? n इंटू m बन जाएगी, टोटल सेल्स बन जाएंगी आपकी n इंटू m। ओके, बहुत बढ़िया। सारी की सारी आइडेंटिकल हैं, सबकी ईएमएफ ई है, सबकी ईएमएफ ई। ये भी सारी क्या है? ई ई ई ई ई। ये भी क्या है? ई ई ई ई ई। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, आर 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 आर। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर। ओके जी। तो ये n सेल्स हैं, ये m सच सेट्स हैं। एक सेट की नेट ईएमएफ एन ई, क्लियर होगा? एक सेट में n है, सबकी ई ई ई ई, तो क्या बन जाएगा? एन ई। तो एक सेट की एन ई, इसकी भी भाई एन ई ही रहेगी, सबकी एन ई। ओके, एक सेट की ईएमएफ एन ई। अच्छा, एक सेट का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, क्योंकि कितने एन है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक सेट का आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन आर। हर एक सेट का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है, एन आर। तो ये सिचुएशन है। ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड है? पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ तो लगेगा ही लगेगा। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है जी। ऐसे ऐसे करके हमने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दी। सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। अब हमारा टारगेट है नेट ईएमएफ निकालनी है, फिर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और फिर वही नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द
सर्किट निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एन ई एन ई एन ई एन ई, ये पूरे सेट का एन ई है, ये पूरे सेट का एन ई है। एन ई एन ई एन ई, ये अब आपस में कैसे लगे हुए हैं? पर इस पूरी लाइन की तो आ गई एन ई। अब ये सारे आपस में कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में। अब ये सारे आपस में अगर पैरेलल, मेरे ख्याल से ये तो समझ में लग गया होगा कि जो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट आ रही है वो तो आएगी एन ई, क्योंकि पैरेलल में सेम रहती है। ई ई ई पैरेलल में ई ही आएगी, एन ई एन ई एन ई पैरेलल में एन ही आ गई। अब ध्यान देना, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक का एन आर। अब ये एन आर एन आर एन आर एन आर पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर 4 सेम वाले पैरेलल में लगे हों तो जितनी भी वैल्यू होगी बाई 4 हो जाएगा, और अगर ये एम बार लगे हों एम बार तो नीचे एम आ जाएगा। अब एक का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 5 होता, 5 5 5 5 5 एम बार लगे होते तो आंसर 5/m आता। लेकिन एक का कितना है? एन आर। ये एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर कितनी बारी लगे हुए हैं? एम बारी लगे हुए हैं। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? n/mr आ जाएगा। समझो ध्यान से। देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? आर तो है ही इसके पास एक्सटर्नली, ये आ गया n/m इंटू आर, बाकी इसमें कुछ नहीं बचता। देयरफॉर नेट करंट ड्रॉन, भैया नेट करंट ड्रॉन कितना आ गया? नेट करंट ड्रॉन आ गया आपका नेट ईएमएफ एन ई, नेट ईएमएफ एन ई, और नेट रेजिस्टेंस आर प्लस n/m आर। ओके, इट विल बी NE डिवाइडेड बाय R प्लस n/m इंटू R। ओके जी। अब अगर इसमें अब चेक कर रहे हो ये बड़ा हो जाए वो बड़ा हो जाए, उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से डिस्कस करा देते हैं। हमने करंट मैक्सिमम देखना है, कब करंट मैक्सिमम आएगा उसकी कंडीशन निकालनी है, तो इसको दूसरे एंगल से निकाल देते हैं। यार ये I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय R प्लस n/m इंटू R आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसमें ऊपर तो n लगा ही हुआ है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन बनती होती है। हमने बोला कि अगर हमें I को क्या करना है बेटा? मैक्सिमम करना है। अगर हमने I को क्या करना है? मैक्सिमम करना है, तो फॉर I टू बी मैक्सिमम, अगर मुझे I क्या रखना है? मैक्सिमम रखना है, तो वो तब होगा जब नीचे वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सिंपल। तो फॉर I टू बी मैक्सिमम R प्लस n/m R, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम R डिवाइडेड R प्लस n/m R मिनिमम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई कर देता मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता NE डिवाइडेड बाय, इसको लिखता m R प्लस nR, m ऊपर चले जाता। इसको मॉडिफाई करके एलसीएम ले लिया बच्चे, तो m आ गया, m ऊपर चले गया, ये आ जाता। ओके, तो mR प्लस nR हो जाता। तो मैंने बोला I मैक्सिमम करने के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। यानी ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि I मैक्सिमम के लिए यहां से रहेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। दिस शुड बी मिनिमम। सो फॉर I टू बी मैक्सिमम, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू मिनिमम ढूंढने के लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमने इसको लिखा
एम आर प्लस एन आर है, ध्यान देना, इसको हमने लिख दिया रूट एम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर लिखा जा सकता है जी। कुछ ना किया, बस दोनों को रूट लगा के स्क्वायर कर दिया है तो भाई ओके। अब ये ए स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, ये बी स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, मैंने इसको किया रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस रूट एन आर का होल स्क्वायर, मैंने इसमें माइनस 2 ए बी कर दिया। ऐसे कैसे कर दूंगा, तो प्लस भी करना पड़ेगा, प्लस 2 ए बी कर दिया, कुछ नहीं, यही चीज है। पहले इसको स्क्वायरिंग कर दी, फिर इसमें ये वाली टर्म ऐड भी कर दी, यही वाली टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दी, ऐड भी की सब्ट्रैक्ट भी की। ये क्या बनता है, ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां पर ए मैं इसको मान रहा हूं रूट एम आर को, एक इसको मान रहे हैं हम रूट एम आर को, बी किसको मान रहे हैं रूट एन आर को, तो इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन रूट आर आर, यानी इस वैल्यू को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं रूट एम आर माइनस रूट एन आर प्लस 2 रूट एम एन आर आर, लिख दिया जी। अब बेटा पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि ये वैल्यू यहां नीचे पड़ी हुई है, यानी ये पूरी वैल्यू यहां नीचे पड़ी हुई है। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, डिस्कस करूं सॉरी, तो मैं बोलूंगा यार ये जो वैल्यू है ना, ये इसमें ये टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव, एम नेगेटिव हो नहीं सकता। अब ये थोड़ी तुम बोलोगे -5 सेल है जी मेरे पास, अब सेल एम तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, एन भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होते नहीं है, तो हमने बोला वो टर्म नेगेटिव नहीं जानी, ये टर्म नेगेटिव नहीं जानी, ओके। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी ज्यादा हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि एम एन जो भी है फिक्स है यहां पर, ओके। और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव तो नहीं जानी, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ये वाली वैल्यू भी कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वो वाली वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम चाहते हैं इस वैल्यू को कम से कम रखें ताकि करंट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि करंट को मैक्स करने के लिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मिन करना पड़ेगा। अब मिन करने के लिए 0 कर दो, इन्फिनिट करंट हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। 0 करने का मतलब क्या है कि एम भी 0 कर दो, एन भी 0 कर दो, मतलब सेल लेके ना हो, लेके ना तो बैठे रहो चुपचाप, तो 0 नहीं कर सकते भाई। इस टर्म को नेगेटिव इसने होना नहीं है, तुम इस टर्म को मिनिमाइज करना चाहते हो, नेगेटिव इसने होना नहीं, ना इसने होना ना इसने होना, एक दूसरे को काट नहीं सकते ये, तो 0 करने का कोई फायदा नहीं है। यहां टर्म 0 करूंगा तो एम एन 0 करना पड़ेगा, आर तो 0 होता नहीं, या एन 0 होगा या एम 0 होगा, वो पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। हां इसको 0 किया जा सकता है, इसमें एम एन को 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूं, बात को समझो, इस पूरी सिचुएशन में इसको करने के लिए, इस वैल्यू को मिनिमम करने के लिए, ये जो वैल्यू है अपनी,
ये अगर जीरो हो जाए, ये जीरो हो सकती है, ये पूरी टर्म जीरो हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो कंडीशन ये है भाई, ये जीरो होना चाहिए, यानी रूट एम आर इक्वल टू रूट एन आर होना चाहिए। रूट रूट खत्म हो जाएंगे, यानी एम आर इक्वल टू एन आर होना चाहिए, यानी कि आर इक्वल टू एन बाय एम आर। दिस इज कंडीशन फॉर करंट टू बी मैक्सिमम। आर किसके इक्वल होना चाहिए? एन बाय एम आर के इक्वल होना चाहिए। यानी ये दोनों टर्म्स अगर आपस में इक्वल हो गई तो नीचे टर्म क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, आई मैक्सिमम के लिए ये वाली टर्म क्या करनी है आपने? मिनिमम करनी है। तो एम आर शुड बी इक्वल टू एन आर, एम आर शुड बी इक्वल टू एन आर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगभग इक्वल से हैं, कंपैरेबल से हैं, अगर वो कंपैरेबल हैं तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लगानी चाहिए। अगर वो कंपैरेबल हैं, अब दोनों इक्वल आ गए ना, देखो ये दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। हमने पूरा प्रूव किया, हमने पूरे में ये प्रूव किया है कि भाई करंट को मैक्सिमम रखने के लिए नीचे वाली वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी, और नीचे वाली वैल्यू मिनिमम तब होगी जब R इक्वल टू क्या होगा? एन बाय एम आर होगा। R एक्सटर्नल है, ये टोटल इंटरनल है। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर एक्सटर्नल और इंटरनल लगभग बराबर से हो जाए ना, तो मिक्स कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट लिया जा सकता है। या कह लो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल लगभग इक्वल से हैं, कंपैरेबल हैं, तो मिक्स कॉम्बिनेशन यूज करनी चाहिए। फाइनल कंक्लूजन ले लो, पहले मैंने सीरीज की, फिर हमने पैरेलल की, फिर उसने मिक्स कर ली। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है इंटरनल के कंपैरिजन में, तो यू शुड गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तब करंट ज़्यादा आएगा। अगर इंटरनल बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, देन गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू विल गेट मैक्सिमम करंट। और अगर दोनों कहीं कंपैरेबल हैं या इक्वल में हैं, तो फिर गो फॉर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, करंट मैक्सिमम आएगा। तीनों को बेटा मिलाकर करो तो समझ में लगेगा ये। अब बेटा यहाँ पर एक बात रहेगी अपनी कि अगर सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कैसे निकलेगी, वो भी देख लो यार। काम खत्म करो। पैरेलल combination for unidentical cells। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन अनआइडेंटिकल सेल्स है। मान लो ये दो सेल्स हैं यार, ओके, इसकी ईएमएफ है E1, इसकी ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लो, और दोनों को यार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से। तो होगा क्या यहाँ पर बेटा? एक की ईएमएफ ज़्यादा है, एक की ईएमएफ कम है, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो पहले भी बात हुई, ये सेल लगा, यहाँ पे क्या लगना है? एक्सटर्नल रजिस्टर। जोश आ जाता है कभी कभी, सेल पे सेल और लगा दी, ये एक्सटर्नल रजिस्टर लगना था। तो ये E1 हो गया, ये क्या हो गया? E2 हो गया, यहाँ क्या हो गया? एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया। तो मैं बोल रहा था कि जब दो सेल्स आपस में पैरेलल में लगा दो, तो जिसकी ईएमएफ ज़्यादा है बेटा वहाँ से चार्ज फ्लो होगा, जिसकी ईएमएफ कम है वहाँ तक चार्ज जाएगा। एक चार्ज लूज करेगा, एक चार्ज गेन करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। जो कॉमन वोल्टेज या कॉमन पोटेंशियल आ जाएगी वही इसकी
ओवरऑल क्या मान ली जाएगी, ईएमएफ मान ली जाएगी। तो हमने बेटा वो जो कॉमन पोटेंशियल है ना वो कैलकुलेट करना है। सुनना जी ध्यान से, मान लो यहां से कितना करंट निकलता है I1 और यहां से कितना करंट निकलता है I2 निकलता है। ये दोनों यहां आके मिल जाते हैं और नेट करंट जो सर्किट में चलता है वो चलता है I1 प्लस I2। इतना तो पता ही होगा आप, यहां से I2 आएगा, यहां से I1 आएगा, ये मिलेंगे पैरेलल वाले, इधर से जाता टूट जाता, इधर से जाता जुड़ जाएगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है जी, इट इज I1 प्लस I2। ओके, अगली बात, अगर मैं इंडिविजुअली इनके लिए लिखता हूं इंडिविजुअल इक्वेशन, पहले फर्स्ट के लिए फिर सेकंड के लिए, अगर मैं इंडिविजुअल बेटा इनके लिए इक्वेशन लिखता हूं तो इसकी मैं लिखूंगा V इक्वल टू E माइनस IR वाले फंडे से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो इनका सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और कुछ देर बाद एक कॉमन पोटेंशियल अटेन हो जाना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा यार सेम। तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यहां से हमने निकाला I1 R1 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया बेटा जी, ये बन गया E1 माइनस V, और ये बनेगा I1 इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। कॉमन पोटेंशियल इनका तो सेम आएगा ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये तो बाहर लग रखा है ना, इसके अक्रॉस बेटा जो वोल्टेज होती है उसी को कहते हैं ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो सेम रहेगा। ओके, सिमिलरली फॉर सेकंड क्या लिख सकते हो जी, सेकंड के लिए लिख सकते हो E2 माइनस V के नीचे R2, ये हो गया I1 और ये हो गया I2। अब ओवरऑल करंट नाउ ध्यान से देख लेना कैसे कर रहे हैं। ओवरऑल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओवरऑल करंट इज I1 प्लस I2। अब I1 I2 की वैल्यू चक्कर पुट कर देंगे। अच्छा, ओवरऑल जो इक्वेशन है, ओवरऑल वो इक्वेशन आएगी टोटल, इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू I इंटू R जी, तो टर्मिनल पोटेंशियल नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस। ओके, तो I इक्वल टू क्या निकला बच्चे, I1 प्लस I2 वो है ही है, यहां पे वैल्यू पुट करनी है यहां से उठाकर। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां मैंने लिखा I इक्वल टू I1 की जगह E1 माइनस V के नीचे R1 प्लस E2 माइनस V के नीचे R2। ओके जी, ये भी हो गया। अब इसमें आगे लिखो I इक्वल टू, एलसीएम ले लो जी, एलसीएम मैंने लिया, ये बन गया R1 R2। R2 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म के साथ होगी, R1 की इन दोनों के साथ। जब R2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की मैंने तो ये बना E1 माइनस V इंटू R2 प्लस E2 माइनस V इंटू R1। यहां से इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 नीचे R1 R2। ओके, ये बन गया E1 R2 प्लस E2 R1। ओके, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, ये V कॉमन निकाला, R1 प्लस R2, चेक कर लो जी, चेक कर लो अपने आप। ओके, नीचे मैंने R1 R2 अलग अलग कर दिया। ओके जी, R1 R2 अलग अलग कर दिए। अब अगले स्टेप में ध्यान देना, मैं बोथ साइड्स R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई किया, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से। ध्यान देना,
आई को इससे मल्टीप्लाई किया, उधर भी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ओके, इसको अब मैं लिख रहा हूं E1 R2 प्लस E2 R1। ओके, जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बस बचेगा R1 प्लस R2। चेक कर लेना भाई। अब ऐसे इस पूरी टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो इसका R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 भी कैंसिल हो जाएगा भाई, ये बनेगा माइनस V बचेगा। ओके, अब V को इधर ला रहा हूं मैं, ये V आ रहा है, ये बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये उधर जा रहा है माइनस R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू I पहले लिखते हैं, R1 R2 के नीचे R1 प्लस R2। ओके, अब ये तुम देख लो कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो ओवरऑल चलते चलते हमने V इक्वल टू ऐसे करके एक रिजल्ट निकाल लिया। अब आप देखो ध्यान से, ये दोनों है पैरेलल में। अगर पैरेलल में है नेट ईएमएफ तो चलो ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं, पैरेलल में है तो इसका जो R नेट है यानी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, 2 है ना, 2 है, पैरेलल में है तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये चीज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, ओवरऑल नेट वोल्टेज यानी नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया जी। अब अगर मैं इसको ओवरऑल V इक्वल टू ई माइनस आई आर से यार कंपेयर करवा दूं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर होती है किसी भी सेल की इक्वेशन, उससे कंपेयर करा दूं तो ये नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज V ही मानी थी, फिर ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये देखो, और सर्किट का नेट करंट I था, ये रहा। इसका मतलब ये जो बच गया ये वैल्यू, ये क्या आ गई, नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन आ गई कि नहीं। तो भाई कंपैरिजन करो और देखो कि जो नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन जो आ रही है, वो जो बीच की एक्सप्रेशन पड़ी हुई है मेरे भाई, ये क्या आ गई तुम्हारी, नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन आ गई। दैट मीन्स अगर दो सेल्स को पैरेलल में लगाओगे तो उसकी जो नेट ईएमएफ है ना, नेट ईएमएफ वो आ जाएगी आपकी, या इक्वलेंट ईएमएफ है वो आ जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 के नीचे R1 प्लस R2। जैसे वो कैपेसिटर के केस में नहीं कॉमन पोटेंशियल निकालते थे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वैसे यहां पर आएगी, लेकिन वहां पे C1 V1 होता था, यहां पे R2 E1 है, यहां रेजिस्टेंस का चक्कर है, उल्टा होता है। ये आ गई यार नेट ईएमएफ। फील करो इस एक्सप्रेशन को भैया, फील करो, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार डेरिवेशन भी इस पे आई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कंपैरिजन से होता है। ओके जी, तो नेट ओवरऑल ईएमएफ व्हेन टू cells unidentical are connected in parallel, so their net EMF is E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, and their net internal resistance is R1 R2 divided by R1 plus R2। ये उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सेम होती कोई चक्कर नहीं है, अलग अलग होती है तो ऐसे निकालते पड़ते। 3 होंगी वो बाद में बताएंगे, उसका भी फार्मूला बन जाता होता, डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे। यहां पे फिलहाल आप एक नोट पॉइंट डाल लो, नोट पॉइंट में लिख लो कि इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे
दैट ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी मैंने बोला तमीज से नहीं लगाई होती, अगर वो बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे जोड़ देता, ये पहली बैटरी और ये दूसरी, अगर वो ऐसे जोड़ दे, एक की ईएमएफ E1 है, दूसरी की ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये किसी एक्सटर्नल से लगा दी, तो इसको कर करा के जो नेट ईएमएफ आएगी दैट विल बी E1 R2 माइनस E2 R1। कहां फर्क पड़ जाएगा? E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बीच में माइनस लगा देना मेरे भाई, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये कंसेप्ट्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस को खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R नेट तो वही रहेगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, यहां तक करो, बाकी देखते हैं बाद में। बेटा 12th क्लास, तो यार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया। अब उसके दो चार क्या करो, वैसे ही फार्मूला रिवाइज करने के लिए, बाकी तो असाइनमेंट में आप करोगे तो दो चार न्यूम्स कर लेते हैं इसके। क्या कर लेंगे? दो चार न्यूम्स। ओके, वैसे ही, ताकि आपके फार्मूले रिवाइज हो जाए। बाकी तो आप चलो असाइनमेंट में से करोगे। देखो एक दो क्वेश्चन मेरी तरफ से यार फ्री फंड में, छोटे छोटे से। कर द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट। अब देखो ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, स्टार्टिंग करवा देता हूँ 5 साल न्यूमेरिकल करा के, उससे क्या शुरुआत से हो जाएगी, बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चन करते रहना है। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन कह रहा था ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट। सेल की जो ईएमएफ है वो दे रखी है 1.5 वोल्ट। ओके, बहुत बढ़िया हो गया। ऑन कनेक्टिंग अ 14 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया? 14 ओम, और कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? फॉल्स टू 1.4 वोल्ट। ये हो जाता है 1.4 वोल्ट हो जाता है। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सोचो कौन सा फार्मूला? इंटरनल रेजिस्टेंस सीधा निकालना है। जब E दिया है, V दिया है, R दिया है, तो मजे आ गए। यूजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होता है यार इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज E बाय V माइनस 1 इंटू R। कुछ ना कर, वैल्यू पुट कर, E दिया, V दिया, R दिया, आंसर निकाल। छोटी सी बात है, मौके पे कई बार याद ही नहीं आती। R इक्वल टू E बाय V माइनस 1 कर दे, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, कहता है सेकेंडरी सेल आफ्टर अ लॉन्ग यूज, A secondary cell after a long use has an EMF of 1.9 वोल्ट। कह रहा काफी देर यूज की और उसकी EMF जो है वो कितनी हो गई हुई है? इट इज 1.9 वोल्ट, 9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। बहुत बड़े दिनों से यूज कर रहे हैं उसको, 380 ओम। उसका क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया यार इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कह रहा सेल से हद करंट जो है ना, हद करंट, वो कितना ड्रॉ कर लोगे? अब देखो यार, सेल जो है, ये सेल हो गई, अच्छा खासा कह रहा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये लग गया इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आपको पता है I इक्वल टू E अपॉन होता है R प्लस R, टोटल EMF E, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। ये तो जब जो है सो है ना, ये तो सेल का पीछा नहीं छोड़ सकता। अब बेटा करंट मैक्सिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस सर्किट का मिनिमम होगा। ये तो हट ही नहीं सकता ना, ये तो है ही है, सेल के साथ जुड़ गया। तो यार जब तुम R को 0 कर दो, मान लो इंटरनली इतना ज्यादा, एक्सटर्नल लगाओ ही मत, तो मिनिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का और मैक्सिमम करंट आ जाएगा सर्किट का। मिनिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा और मैक्सिमम करंट आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R के हिसाब से ये क्या आ जाएगा आपका? करंट आ जाएगा। कर लोगे अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसको 0 पुट कर दो, E अपॉन
आर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देना, करंट आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगली बात, एक और क्वेश्चन देख लो फिर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरे नंबर पर कह रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 6.6 वोल्ट कैन सप्लाई ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। एक बैटरी है 6.6 वोल्ट की, ईएमएफ है ये, कैन सप्लाई अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। कह रहा है कितना करंट सप्लाई कर सकती है 3 एम्पियर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.8 ओम। 1.8 ओम का जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसमें से इतना करंट फ्लो करवा सकती है। ओके, व्हाट करंट डज इट सप्लाई टू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 2.9 ओम। दूसरी स्थिति में कह रहा है जब ये 2.9 ओम हो जाएगा एक्सटर्नल वाला, तो ये कितना करंट सप्लाई कर लेगी। आल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है बेटा। पहली वाली सिचुएशन देख लो, पहली वाली सिचुएशन के हिसाब से I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये 6.6 है, आर कितना दे रहा 1.8, छोटा आर नहीं पता, अभी तो निकालना है, निकल जाएगा। खैर, इस पहली वाली स्थिति में करंट कितना था 3 एम्पियर था, ये बन गया 6.6 डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस आर, इसको यहीं काट देते हैं, 2.2 बच जाएगा। ओके, यहां से ये 2.2 बच जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस आर। सही जा रहे हैं, गलत तो नहीं जा रहे हैं। 3 से कट गया वो, यहाँ 1 बच गया, वो बच गया 2.2 डिवाइड बाय 1.8 प्लस आर। यहाँ से घुमा के ऊपर ले आओ, 1.8 प्लस आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 2.2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या बन जाएगा R इज इक्वल टू 2.2 माइनस 1.8, 12 में से 8 गए 4, 0.4, तो R मेरे ख्याल से 0.4 ओम आ जाना चाहिए। आंसर दिया होगा इसका कुछ ना कुछ, चेक कर लेते हैं। R आ गया 0.4, सही है भाई। ओके, इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, R 0.4 सही आ गया। अब दूसरी स्थिति में अब R तो आ ही गया, कह रहा करंट कितना होगा, तो कितना होगा, फिर से सेम फार्मूला लगेगा। इस बार I कैलकुलेट करना है, E 6.6 R 2.9 प्लस छोटा r 0.4, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके जी, वैसी फार्मूले भी तो रिवाइज करने होते हैं ना, तो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा देने चाहिए। मैं पहले छोटे छोटे कराता हूँ भाई, असाइनमेंट में फिर आने शुरू हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया डाउट आपके ले लेंगे। ओके जी, एक और क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन सुनो, बढ़िया वाला सुनो फिर। कहता 20 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट, 20 सेल्स टोटल सेल्स 20 है भाई। टोटल सेल्स कितनी है 20। ओके, ईच ऑफ 2 वोल्ट, सबकी ईएमएफ खैर सेम दे रखी है, अगले ने 2 वोल्ट, 20 सेल 2 वोल्ट की, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम भाई सबका। ओके, हाउ विल यू अरेंज देम इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग सो एज टू सेंड मैक्सिमम करंट थ्रू अ 2.5 ओम, 2.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टर है, उसके थ्रू मैक्स करंट निकालना है। कैसा करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है। तो बताओ कैसे ग्रुपिंग करोगे। याद करो यार, मिक्स ग्रुपिंग में हम कहते थे टोटल n है, उसमें से n कैसे लगा दे, सीरीज में लगा दे, n सीरीज में लगा दे, और ऐसी n लड़ियां पैरेलल में लगा दे। याद करो, n सीरीज में लगी होती थी और ऐसे n सेट्स पैरेलल में लगे होते थे, तो m सेट्स n सीरीज में लगा दिए, ऐसे m सेट्स पैरेलल में है, तो
जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस याद कर लो, वो किसके इक्वल आया था, N/M इंटू आर आया था। अब ये तो याद करना पड़ेगा ना। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो तो आर ही था। लगानी है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने की कंडीशन क्या थी कि एक्सटर्नल मस्ट बी कंपेरेबल या इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। याद कर लो, अच्छा क्वेश्चन था कि 20 सेल हैं, उनको कैसे लगाओगे मिक्स्ड में कि मैक्सिमम करंट आ जाए। वैसे भी ये कंपेरेबल ही थे, वो 0.1 ओम था, ये 2.5 ओम था। जब ये मिलेंगी तो लगभग वही आ जाएंगे, लगभग सेम से हो जाएंगे इंटरनल एक्सटर्नल, तो मिक्स्ड ही पॉसिबल थी यहाँ पर बढ़िया करंट ऑब्टेन करने के लिए। तो सिंपल सी कहानी है, जब मिक्स लगानी हो और मैक्सिमम करंट लेना हो यार, एक्सटर्नल तो यही होता है, इंटरनल R/M इंटू आर आता होता है, सॉरी N/M इंटू आर। N क्या है, जितनी सीरीज में लगी हुई है, और M क्या है, जितने ऐसे सेट आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो कंडीशन सिंपल, R शुड बी इक्वल टू R नेट, R शुड बी इक्वल टू R नेट। R कितना 2.5, R नेट कितना N/M इंटू आर। R कितना था 0.5। तो यहां से N/M मेरे ख्याल से इक्वल टू 25 आ गया। अब N/M बेटा 25 है, और N प्लस M कितना है, नहीं, N/M 25 है, N इंटू M कितना है 20 है ना। टोटल कितनी है यार 20 है। ये भी तो याद करो ना कि जो N था, N सेट सीरीज में लगाया, ऐसे पैरेलल लगाया, तो टोटल जो है 20 थी। तो N इंटू M क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, N/M क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। दोनों का यूज करके आपस में सोल्व हो जाएंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई। N की जगह क्या पुट कर देंगे हम 25M। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया N की जगह 25M इंटू M इक्वल टू क्या है 20 है। ये मेरे ख्याल से 25/5 ओके, इधर 5 आ जाएगा, ये N/M हो जाएगा। यहां से N इक्वल टू कितना आ गया 5M आ गया। ओके, स्टार्टिंग में देखो N कितना दे रखा है 20, लेकिन N किसके इक्वल होता है N इंटू M के इक्वल होता है। अब यहां से N इक्वल टू 5M आ गया, उधर से अपने पास N कितना था 20 किसके इक्वल है N इंटू M के इक्वल है। यार N की जगह क्या पुट कर दो 5M पुट कर दो, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 5M, एक M था ही, M स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। यार M कितना आ गया 4 आ गया, उससे N कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा जी, दिस इज योर आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया था, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन बता, ठीक है। उससे पहले तो सिंपल एक्सप्रेशन ही थे। दो क्वेश्चन और देखने हैं भाई, अभी दो क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 cells of EMF E, 2E and 5E having internal resistance R, 2R and 5R are connected across a variable resistance R as shown. Okay, कह रहा है जी एक, दो, 3 सेल हैं 2E, 5E और E। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देख नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उल्टी लगा रखी है एक, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। और इसके अक्रॉस एक अगले ने वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, चलो लगा दिया, बढ़िया। फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, देख लो। कर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। करंट की क्या निकालनी है एक्सप्रेशन निकालनी है। प्लॉट ए ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ करंट विद आर। ओके, रजिस्टर वेरिएबल है तो करंट की आर के साथ वेरिएशन शो करनी है और एक्सप्रेशन फॉर करंट निकालनी है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए।
ये 2E है, ये E है, देख ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों सीधी सीधी लगी हैं, तो सीधा ऐसा हिसाब है, नेट वोल्टेज आ जानी है, मैं इसको प्लस मान रहा हूं, तो 5 इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसको भी फिर नेगेटिव मानना पड़ेगा। जो नेट ईएमएफ है वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी आई थिंक 2 वोल्ट। ओके, जिसको मर्जी पॉजिटिव मानो यार, जो सबसे बड़ी थी 5 वोल्ट वाली उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, इन दोनों को फिर नेगेटिव मान लिया, उसके 2 वोल्ट की आ गई वोल्टेज आ गई। ओके, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखे होंगे पक्का, R 2R 5R। ओके, सीधा सा हिसाब है, R 2R 5R, EMF E 2E 5E। फिगर में दूसरे हिसाब से दे रखा था, इसको फिगर में 2E बोल रखा है, E इसको क्या मान लेता हूं यार 2E, और ये क्या होगी आपकी 5E। उसके हिसाब से R 2R और 5R, वो कंटिन्यूटी है ना, उसने बोला E 2E 5E, R 2R 5R, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्लियर है, E वाले का R है या 2E वाले का 2R है, 5E वाले का 5R है। ठीक है जी, ओके। अब उसने कुछ नहीं यार, एक्सप्रेशन फॉर करंट ही बोली है, R वेरिएबल रजिस्टर है, R की वैल्यू तो दे नहीं रखी, I इक्वल टू क्या आना चाहिए, E अपॉन R नेट। E की जगह क्या आएगा, 2 वोल्ट है, और R नेट कितना आएगा, एक्सटर्नल का तो नाम R ही रखेंगे, प्लस इंटरनल कितना आ गया 5 तो 7 और 1 8R आ गया, कुछ नहीं है, उसने एक्सप्रेशन बोली थी, आ गई एक्सप्रेशन यार, I इज इक्वल टू 2 अपॉन R प्लस 8R। कंफर्म कर लेता हूं आंसर, 2E डिवाइडेड बाय R प्लस 8R, 2E डिवाइडेड बाय, ठीक है। आंसर जो आना था, ये सबके साथ E भी लगा हुआ है ना, तो इट इज 2 वोल्ट नहीं यार, ये E 5E 2E थी, यहां पे E भी लगना था, गलती कर ली भैया, करेक्ट कर लेना, यहां पे 2E आना चाहिए, एक्सप्रेशन इसकी आ गई 2E डिवाइडेड बाय R प्लस 8R, वो E भी लगाना था, मैंने सोचा 2 वोल्टेज ही दे रखी है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट नहीं, E 5E 2E था, तो इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आना था, 2E आना था। सोच रहे होगे इससे पहले, अरे सर तो गलत करे जा रहे हैं, गलत करे जा रहे हैं, क्लास में होते तो कह देते सर गलत हो गया। ओके, 2E आना था, ठीक है, बढ़िया, माफी मांगते हैं आपसे। 2E डिवाइडेड बाय R प्लस 8R, ये एक्सप्रेशन ऑफ करंट है, कुछ नहीं है इसमें। फिर कह रहे हैं इसकी क्या निकालो, वेरिएशन निकालो, किसके साथ, R के साथ। अब उसमें भी कुछ नहीं है यार, इस तरफ R है, इस तरफ I है, 0 से शुरू करो, R को मैंने 0 कर दिया, अगर R को 0 कर दूं तो I इक्वल टू क्या आएगा, 2E डिवाइडेड बाय 8R। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता करंट, देखो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर से आ रहा है ना, वो तो छोड़ नहीं सकते, अब वो तो आएगा ही आएगा। तो बेटा दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफ आई पुट R इक्वल टू 0, तो मिनिमम रेजिस्टेंस 8R है, करंट जो है वो 2E बाय 8R बनेगा, यानी इस सर्किट का जो मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम करंट यहां से शुरुआत होगी, ये 2E बाय 8R है। उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे, R बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, R बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, कम होते 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 जब R इंफिनिटी होगा ना, जब R की वैल्यू क्या भरोगे, इंफिनिटी भरोगे, तब जाके I ने 0 होना है, वरना 0 तो नहीं होता। चेक कर सकते हो यार, I को 0 करने के लिए नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, R को 0 करने के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इनफाइनाइट। यानी I 0 कब होगा, जब R की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को इन्फिनिटी करने के लिए R को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, ये R तो फिक्स है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्योंकि इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होना है, तो ये ग्राफ
टच नहीं करवाना, मेरा टच हो गया भाई, टच नहीं करवाना। टच इसने कहां जाके होना है, अप टू इंफिनिटी। टच ये इंफिनिटी पे होगा क्योंकि आई ने जीरो इंफिनिटी पे होना ना, तो टच इसने इंफिनिटी पर होना है। ओके, अब एक और बात सुनो, कंसेप्ट है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहली बात बेटा, साथ ही में क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले कंसेप्ट देख लो। अगर कभी भी V वर्सेस I ग्राफ मांग ले, कह रहा है एक सेल है, सेल, उसका कौन सा ग्राफ मान रहा है, V वर्सेस I। ये तो चलो आ गया, मुझे ग्राफ से याद आ गया, ग्राफ वाला क्वेश्चन करा देता हूं। ओके, ये तो ठीक है, जो मांगा उसने I वर्सेस R ऐसा ग्राफ बना है, सिचुएशन के हिसाब से बना। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, जहां पे आप सेल पढ़ोगे ना, जहां पे भी आप सेल वाला टॉपिक पढ़ोगे, वहां पे V वर्सेस I ग्राफ, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सेल में फ्लो होने वाला करंट। तो यार सेल पढ़ोगे, उसकी ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे, तो ये ग्राफ तो वैसे ही पढ़ना चाहिए, मिस हो गया, चलो क्वेश्चन में आ जाएगा अभी। ये V है, ये I है। हमें पता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। ओके, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब यार इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं Y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन से। किससे कंपेयर कर रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहां पर पहला वेरिएबल y की जगह तो v आ गया, दूसरा वेरिएबल x की जगह पे i है ना, तो ये वाली टर्म में पहले लिखता हूं, इसको मैंने r लिखा, इसको मैंने i लिखा। एक मिनट, इसको पहले मैं v इक्वल टू माइनस आर इंटू आई प्लस ई करके लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। v को v लिखा, आई आर पहले लिख दिया, माइनस था माइनस तो लगेगा ही, ये ई बाद में लिख दिया। अब इसको कंपेयर करूंगा मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। आपने पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y की जगह तो क्या लग गया, v लग गया, x की जगह पर क्या है, i है, x की जगह पर i है। ओके, तो इसका मतलब ये y का रोल प्ले कर रहा है, ये x का रोल प्ले कर रहा है, ये c का रोल प्ले कर रहा है, और ये स्लोप का रोल प्ले कर रहा है, और माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है मतलब ये ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए। जब इसमें i इक्वल टू 0 भर दूंगा, i इक्वल टू 0 भर दिया, देखो इस इक्वेशन में i इक्वल टू 0 भर दिया, तो v किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल आ गया। जब i 0 भरा तो v किसके इक्वल आया, e के इक्वल आया, जो कि v की मैक्सिमम वैल्यू है। e फिक्स है, कांस्टेंट है, i 0 पुट कर दोगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये नेगेटिव थी इसलिए e की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दैट मीन्स जब i 0 था उस वक्त जो v की मैक्सिमम वैल्यू थी, v मैक्स थी, ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगी, हमें अब ईएमएफ प्रोवाइड कर देगी। तो जब भी v वर्सेस i ग्राफ बना हो वो ऐसा ही बनेगा, नेगेटिव स्लोप के साथ। इस नेगेटिव स्लोप की जो ये पीक होगी, पीक जहां से स्टार्ट हुआ है, वो आपको ईएमएफ प्रोवाइड कर देगी, और इसका जो स्लोप ले लोगे, स्लोप, वो आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। अगर आप स्लोप इसकी किसी तरीके से फाइंड कर लो तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। स्लोप के लिए अगर उसने यहां पे लेबलिंग दे रखी होती कुछ, तो वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फार्मूला आपको पता ही होगा, वो लगा के इसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब यहीं पे बेटा मैंने बोला कंसेप्ट करा दूं, फिर ये क्वेश्चन भी करा देते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है 4 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वेरिएबल रजिस्टर। कहता है 4 आइडेंटिकल
सेल्स हैं ई ई ई ई, चलो 4 होंगी, बढ़िया। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, आर 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 आर, जो नेट आएगी वो तो ई ही आएगी। इन सीरीज नहीं, सीरीज में 4 ही, पैरेलल में होती तो ये आती, तो सीरीज में, सीरीज में बोल रखा है 4 सेल्स और ईएमए वेरिएबल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वेरिएबल रजिस्टर, सीरीज। तो नेट ईएमएफ कितनी आएगी, 4E आएगी। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। तो आगे बोला इसने कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वेरिएबल रजिस्टर शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विद द करंट आउटपुट, ऐसे करके कह रहा है, ग्राफ दे रखा है। ओके, ये मैंने जनरल बनाया था, उसने क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और उसने वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे क्वेश्चन में उसने यहां पर लिख रखा है 2.0, ओके, यहां पर उसने लिख रखा है 2.0। पहले मैं जनरल करा रहा था भाई, अब क्वेश्चन कराने लग गया। 5.6 लिख रखा है, ये 0 लिख रखा है, ऐसे यहां पर 0.5 है, 1.0 है, 1.5 है, यहां पर 1.4 है, 2.8 है, 4.2 है और 5.6 है जी। ओके, 2.8, 4.2, 5.6 है। ये करंट है एम्पियर में, वोल्टेज में दे रखी है। अब बोलता क्या, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल यूज्ड, कह रहा व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ईच सेल यूज्ड। अब 4 की कॉम्बिनेशन का ये ग्राफ है यार, हमारे लिए तो यही ईएमएफ है। देखो तो ईएमएफ आ गई कितनी, 5.6 वोल्ट आ गई सीधा, लेकिन ये ईएमएफ 4 की कॉम्बिनेशन की है, देयरफॉर एक अकेले की कॉम्बिनेशन की ईएमएफ कितनी आ गई, 5.6 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा 1. मेरे ख्याल से 4 वोल्ट आ जाएगी। आंसर भी कंफर्म करते रहते हैं, 1.4 वोल्ट आ गई भाई, ठीक है, आ गया। क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन है ना बेटा, जो मैं करा रहा हूं सॉल्व क्वेश्चन है, तो इनके आंसर अब लगाए नहीं मैंने, साथ में क्वेश्चन लगा दिया। सही है आंसर, विश्वास करो मेरे पे, 1.4 वोल्ट सही आ गया। अब अगले पार्ट में मेरे ख्याल से समझ में तो लगी क्या होगा बेटा, ये अगर ये सिंगल सेल होती और 4 का चक्कर ना होता तो जो भी आंसर आ जाता वही ईएमएफ हो जाती। अब यहाँ पे 4 थी तो 4 की कॉम्बिनेशन की आई थी ना 5.6, तो एक की कितनी आ गई 1.4 आ गई। अगले बार कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं। मैंने बोला था स्लोप से क्या आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब स्लोप से मैंने निकाला तो मैं एंड टू एंड ही ले लेता हूं, ये एंड टू एंड लिया मैंने, तो अगर वाई एक्सिस पे लेता हूं तो 5.6 माइनस 0 आ जाएगा। निकालनी आती है ना स्लोप, y2 माइनस y1, 5.6 माइनस 0, और यहां पे नीचे 2.0 माइनस 0 आ गया, ये आ गया 5.6/2, कितना आ जाएगा जी 2.8 आ गया शायद। अब 2.8 ओम बेटा ये चारों की कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस है, देयरफॉर एक का कितना आ जाएगा आर नेट बाय 4, यानी 2.8/4 यानी 0.7 ओम। ठीक है, डन। कितना आ गया जी 0.7 ओम आ गया। सही क्वेश्चन, लास्ट के दोनों क्वेश्चन बढ़िया थे, देख लेना इनको। अब एक पार्ट हो रहा, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल्स डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑकर इन द सर्किट। अब देखो ये कंसेप्ट नोट कर लो, नोट कर लो, मैंने डिस्कशन में कहीं कराया नहीं है। कह रहा है सेल से मैक्सिमम पावर कब ड्रॉ की जाती है। ये ना एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, लिखी लो जी। अब क्वेश्चन आ गया
तो लिखो, एक होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ऑफ ए सेल, उसका सीधा फंडा है कि सेल से मैक्सिमम पावर तब ड्रॉ की जा सकती है व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीधा हिसाब है कि उसने तीसरे पार्ट में पूछ लिया है कि व्हेन मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड बाय द सेल, तो भैया मैंने बोला इसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है एक सेल्स के लिए। अब क्वेश्चन करोगे कुछ तो नया निकल कर आएगा ही आएगा। उसमें कहते हैं कि अगर यार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल्स डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑकर्स। कह रहा है मैक्सिमम करंट कितना हो कि मैक्सिमम पावर आ जाए, तो उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल रखना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। इंटरनल रेजिस्टेंस नेट जो है अपना वो कितना आया था 2.8, तो एक्सटर्नल भी कह रहा है कितना हो जाए अगर 2.8, तो कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम पावर आ जाएगी। और उस वक्त का करंट मांगा अगले ने। करंट इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितनी आई है ईएमएफ 5.6, और नेट रेजिस्टेंस कितना, एक्सटर्नल इंटरनल सेम हो जाए, एक्सटर्नल भी 2.8 लगाना पड़ेगा और इंटरनल तो 2.8 फिर था ही, चारों का कॉम्बिनेशन का मांग रहा है भाई। ये 5.6 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल से 5.6 ही आ गया, ये तो 1 एम्पियर आ गया। चेक कर लो मैक्सिमम पावर के लिए करंट कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर आना चाहिए, सही है। इट विल बी 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ओके जी, तो इतना करो भाई, बाकी फिर बाद में देखते हैं।